30 मई साल 1990। वक्त करीब शाम के 6:30 बजे। स्थान बंटाला रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। टीम गोसाबा में एक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद कोलकाता लौट रही थी। इस टीम में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की उप जिला विस्तार मीडिया अधिकारी अनीता दीवान, स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी उमा घोष और नई दिल्ली में यूनिसेफ के स्वास्थ्य संगठन कार्यालय की प्रतिनिधि रेणु घोष शामिल होती है। तभी इनका ड्राइवर अबानी नाया कहता है कि मैडम, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, यदि आपकी इजाजत हो तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दो। लेकिन उन दिनों वो सड़क खस्ता हाल थी, इसलिए दुर्घटना की संभावनाओं के मद्देनजर मारुति वैन में बैठी अफसर महिलाएं ड्राइवर से उसी गति से चलने को कहती हैं। अब कुछ ही देर बाद शाम करीब 6:30 बजे जब ये टीम पूर्वी महानगर बाईपास के पास बंटाला पहुंची तो 2 पहिया वाहन से पीछा कर रहे कुछ युवकों ने स्थानीय क्लब के पास ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा किया। लेकिन ड्राइवर पहले से किसी अनहोनी की आशंका से भरा हुआ था, लिहाजा उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी मोड़ते वक्त अनियंत्रित होकर पलट जाती है। तभी 10-12 नाबालिग युवकों का एक और समूह भी वहां पहुंच जाता है, जो महिलाओं को कार से निकालने लगता है। तभी ड्राइवर इन युवकों का विरोध करता है, लेकिन ये युवक उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर देते हैं। हमलावर ड्राइवर के प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह कुचल देते हैं। अब ये ड्राइवर निढाल होकर लगभग मृत अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। अब जो पहले 2 पहिया वाहन से लोग आए थे वो एक महिला अधिकारी को कार से बाहर निकालते हैं, जबकि नाबालिगों का जो समूह होता है अन्य 2 महिलाओं को बाहर निकालकर कार को आग के हवाले कर देता है। अब महिलाओं के गले में हाथ डाले जा रहे थे, उन्हें जोर जोर से बदनीयती से छुआ भी जा रहा था। ये महिला अधिकारी इन दरिंदों का पुरजोर विरोध करती है। इसके बाद महिला अधिकारियों को पास के धान के खेत में ले जाकर उनके कपड़े उतारना शुरू कर दिया जाता है। ये दरिंदे उनके साथ बलात्कार करते हैं, विरोध करने पर मारपीट करते हैं। ये जब तक बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म करते रहे जब तक इनका मन नहीं भर गया। उस वक्त बलात्कारियों का विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की उप जिला विस्तार मीडिया अधिकारी अनीता दीवान के प्राइवेट पार्ट में एक लड़का टॉर्च डाल देता है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इन दरिंदों से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन अब भी इन हैवानों द्वारा बेरहमी से इन्हें नोचा जा रहा था। ये सभी मिलकर अपनी हवस की आग को बारी बारी से शांत कर रहे थे। ये तब तक उनके साथ दुष्कर्म करते रहे जब तक ये थक नहीं गए और फिर इन्हें नग्न अवस्था में छोड़कर भाग निकलते हैं। वहां से गुजरने वाले एक राहगीर की जब नग्न अवस्था में निढाल पड़ी महिलाओं पर नजर पड़ती है तो जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देता है। मौके पर पहुंची पुलिस इन्हें मृत घोषित कर सबों को रात के करीब 11:30 बजे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में भेज देती है। शुरू में इन्हें मृत मान लिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो सभी जीवित थे। उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृत महिला अनीता दीवान की जांच करने वाली एक महिला डॉक्टर उनके साथ हुई बर्बरता की निशानियां देखकर बेहोश हो जाती है। उन्होंने देखा कि महिला अधिकारी की योनि के अंदर एक टॉर्च डाल दी गई है। इनका शरीर खून से लथपथ था। अनीता दीवान की उसी रात एक अस्पताल में मौत हो जाती है। वहीं रेणु घोष बुरी तरह से विकृत हो गई थी और उमा घोष की भी किसी तरह जान बच जाती है। लेकिन ड्राइवर अबानी नया के शरीर पर 43 घाव थे। हायर सेंटर में इलाज के दौरान 4 जून 1990 को सुबह 5:40 पर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले को मीडिया में कोई विशिष्ट स्थान नहीं मिलता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रशांत सूर भीड़ का बचाव करते हुए मीडिया को बताते हैं कि पीड़ितों को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पीट दिया है। इससे भी घिनौनी बात यह है कि उस वक्त इस पूरे मामले की शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से की गई, तो उन्होंने भी इस हैवानियत पर पर्दा डालते हुए अमानवीय टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है ना, गलतियां होती हैं। स्पष्ट था कि सरकार स्वयं अपराधियों का बचाव करते हुए इस क्रूरतम सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के मामले को मामूली घटना साबित करने में जुटी हुई थी और इस तरह तत्कालीन सरकार इस घटना को महत्वहीन बनाने में कामयाब होती है। रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर अनीता दीवान हमलावरों का मुख्य लक्ष्य थी, क्योंकि वह राज्य में ग्रामीण विकास के लिए यूनिसेफ द्वारा आवंटित धन के बारे में सबूत इकट्ठा कर रही थी, जिसका दुरुपयोग और गबन सत्तारूढ़ CPI-M से जुड़े स्थानीय पंचायत सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के संवर्धन के लिए किया जा रहा था। लिहाजा इस वारदात को सुनियोजित तरीके से सरकारी संरक्षण में अंजाम दिया गया था। हालांकि एक दिखावटी मुकदमा चलाया गया और आरोपियों को जल्द ही छोड़ दिया गया। 2 जीवित अधिकारी उमा घोष और रेणु घोष को हमेशा के लिए शर्म और अपमान के कुएं में धकेल दिया गया।
देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, बाद की सरकारों और एनजीओ इत्यादि ने भी कभी इनसे मिलने की कोशिश नहीं की। ये कहाँ हैं, किस हाल में हैं, आखिर इनके साथ क्या हुआ था? आज तक कभी किसी भी सरकार ने इस दर्दनाक सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड को उजागर कर छुपे हुए दोषियों को बेनकाब कर उन्हें सजा दिलाने की हिमाकत नहीं की। कुछ ईमानदार, निष्पक्ष और साहसी पत्रकारों को यदि छोड़ दें तो कभी इस मामले को गहराई से नहीं उठाया गया। यही वजह रही कि अपर्याप्त सबूतों, राजनीतिक और नौकरशाही के दबाव के कारण इस बर्बर और घिनौने कांड की फाइल दबी रही। हालांकि लंबे संघर्षों के परिणाम स्वरूप सरकारी जांच की रस्म अदायगी के बाद कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दरिंदगी की हदें पार करने वाले 11 नाबालिगों को बरी कर दिया गया। और इस तरह पूरे कुकर्म की पटकथा लिखने वालों पर कभी कोई आंच तक नहीं आई। कुछ ज्ञात आरोपी पश्चिम बंगाल सरकार से अच्छे संबंधों के चलते आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उस दूर की एक वरिष्ठ लेखक और पत्रकार अपनी खोजी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले सच उजागर करते हुए बताते हैं कि उस रात इमरजेंसी नाइट ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने बताया कि अनीता दीवान की 4 पसलियां टूट गई थी। उनके फेफड़े में छेद हो गया था। जब उन्हें लाया गया तो वह लगभग मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि तभी स्वास्थ्य मंत्री दौड़ते हुए आए। मैं उस रात ड्यूटी पर था। मैं चाहता था कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए, लेकिन अधिकारी औपचारिकताओं पर जोर दे रहे थे और वे इसमें देरी करते जा रहे थे। इसलिए जब तक हम उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि घायलों को जानबूझकर बहुत देर से लाया गया। घटना करीब 6:30 बजे हुई। अस्पताल बंटाला से मात्र 9 किलोमीटर दूर था और वहां मात्र 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था। लेकिन इन सभी को रात करीब 11:30 बजे लाना बहुत कुछ बयां करता है। उस वक्त स्थानीय निवासी और गिरोह को नजदीक से जानने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम पगला है, वो इन्हीं पत्रकार को बताता है कि यूनिसेफ अधिकारी रानू घोष और स्वास्थ्य विभाग की अनीता दीवान को गांव का हर बच्चा, हर माता पिता जानते थे। इसलिए कोई भी उन्हें बच्चों को चुराने आए बाहरी लोगों के रूप में समझने की गलती कर ही नहीं सकता था। पगला बताता है कि वो हर हफ्ते आया करते थे और यहीं से शुरू होकर गोसाबा तक जाते थे, दवाइयां बांटते थे, ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। ऐसा में यदि कोई कहता है कि उन्हें बच्चा चोर समझकर गलती से मार दिया गया तो ये सिर्फ कोरी बकवास है। पगला ने बताया कि यूनिसेफ बंटाला को एक आदर्श गांव बनाने की योजना बना रहा था, खासकर बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। यदि ऐसा होता तो बंटाला इलाका जो पार्टी का गढ़ था और बंटाला गांव खास तौर पर दक्षिण कलकत्ता मतदान केंद्रों के लिए पार्टी के चुनाव धांधली करने वालों के लिए शास्त्रागार और तंत्रिका केंद्र था, जहां संपन्न बौद्धिक वर्ग रहता था जो पार्टी के खिलाफ जा सकता था। बंटाला पार्टी का एक अभेद किला था जहां हथियार रखे जाते थे और पार्टी के आशीर्वाद प्राप्त अपराधियों को पनाह दी जाती थी। ऐसे में बंटाला को यूनिसेफ के चंगुल से दूर रखा जाना था, क्योंकि उन्हें डर था कि यूनिसेफ आ गया तो कई एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यहाँ होगा और इस तरह से मामला उजागर हो जाएगा। मतलब यह है कि पार्टी को खतरा महसूस हो गया था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह राज्य सरकार से आधिकारिक तौर पर यूनिसेफ को वहां से हटने के लिए कह सके। कुछ और करना जरूरी हो गया था। लिहाजा घटना का कारण वास्तव में बंटाला के एक आदर्श गांव के रूप में विकास के लिए यूनिसेफ का ब्लूप्रिंट और सीपीआईएम नियंत्रित पंचायतों में यूनिसेफ फंड से जुड़ी धोखाधड़ी से संबंधित जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेज थे, जिनसे एक विशेष पार्टी को राज खुलने का डर था। बलात्कार आकस्मिक था और बच्चा चोर की कहानी इस वारदात को दबाने का एक माध्यम था, जिसके लिए पहले से अच्छी तरह से सोचा समझा गया था। पगला ने बताया कि ब्लूप्रिंट हासिल करना ही इस ऑपरेशन के पीछे का पूरा मकसद था, जिसकी योजना महीनों पहले से बनाई गई थी। योजना के तहत बाकायदा महिला बच्चा चोर गिरोह के बारे में पूरे क्षेत्र में गोसाबा तक की अफवाहें फैलाई गई थी और सुनियोजित तरीके से 30 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया। पगला ने कहा, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला। हालांकि भीड़ के नेताओं को यकीन था कि ब्लूप्रिंट कहीं न कहीं वाहन में रखा होगा, इसलिए आखिरकार उन्होंने इस खतरे को खत्म करने का फैसला किया और मारुतिबेन को जलाने का आदेश दिया। एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर हम महसूस करते हैं कि ऐसी फाइलें फिर से खोली जानी चाहिए और दोषियों को उनके अपराधों की सजा मिलनी ही चाहिए, और न सिर्फ उन दोषियों को जो दुनिया के सामने हैं, बल्कि उन्हें भी जिनके घिनौने चेहरे आज तक राजनीति की काली चादर के पीछे छुपे हुए हैं। इस पूरे मामले की पुनः किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोग आज भी 1990 के बंटाला बलात्कार कांड के बारे में बात करते हैं तो रूह कांप जाती है। ये घटना हमेशा से ही बंगाल के राजनीतिक इतिहास के काले अध्यायों में से एक रही है। अब बंटाला घटना पर आधारित
एक बंगाली थ्रिलर फिल्म द रेड फाइल्स भी बनाई जा रही है, जिसमें इस घिनौनी वारदात के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। तो आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।